वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2022 में। आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा पहला लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम सितंबर महीने के आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल उधम सिंह के बारे में। जलियांवाला बाग में इनका स्टैचू लगाया गया, तो कुछ लोगों तो ये न्यूज़ में रहे, कुछ लोगों को कुछ समस्या थी उससे। तो हमारा काम है देखना कि इनकी जो रेलेवेंस है हमें याद रहे। तो उधम सिंह संगरूर से थे और इन्होंने ये पहले गदर पार्टी से एसोसिएटेड थे। बाद में इन्होंने जो ओ डायर थे पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर, जब जलियांवाला बाग हुआ था तब इन्होंने उनको शूट किया था। तो इन्होंने जनरल याद रखिए, जनरल डायर को नहीं मारा था, जनरल ओ डायर को मारा था, जो वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, मतलब ऊंची पोस्ट पे थे। तो इनका मानना था कि इसी ओ डायर ने ऐसा बोला था कि भाई तू जाके फायर कर, तभी जनरल डायर ने फायरिंग की थी, वरना जनरल डायर फायर नहीं कर पाता। तो वो जो एक्चुअल परपेट्रेटर था उनके हिसाब से ओ डायर ही थे और इन्होंने उसको मार दिया था जब ईस्ट इंडिया के एसोसिएशन की मीटिंग चल रही थी कैक्सटन हिल वहाँ पर। तो ये लंदन में जाकर ही मारा था इन्होंने उनको। तो इनको फिर मौत की सज़ा हुई, तो इनको फिर फांसी पर लटका दिया गया था। तो ये थी उधम सिंह की कहानी, और ये आपको पता होना चाहिए जनरल डायर और ओ डायर के बीच में डिफरेंस। तो गदर पार्टी कहाँ थी भाई? गदर पार्टी सोहन सिंह बाखड़ा ने 1913 में शुरू की थी और कैलिफोर्निया बेस्ड थी पार्टी, और इनका मेन मिशन था कि इंडिया से ब्रिटिशर्स को बाहर निकाला जाए। आर्टिकल थामिराबर्नी सिविलाइजेशन के बारे में है। ये सिविलाइजेशन लगभग 3200 साल पुरानी है। ऑर्गेनिक मटेरियल जो हमें मिला था एक्सकेवेशन के दौरान, अभी हाल ही में उसकी कार्बन डेटिंग की गई। तमिलनाडु में थामिराबर्नी नाम की एक नदी है, उस नदी के किनारे ये सिविलाइजेशन एक्सकेवेट की गई। 3200 साल पुराने होने का मतलब क्या है? 2000 साल तो आगे ही देख लो आप, 1200 साल पीछे चले जाओ, यानी कि 1200 BC के आसपास की ये सिविलाइजेशन है। तमिलनाडु का जो थोतुकुडी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की जो लोकेशन है शिवाकलई, वहाँ पर कुछ आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस में जो चीज़ें मिली थी, उन्हीं की कार्बन डेटिंग से ये बात निकल के आई है। स्टडी को कंडक्ट किया गया है यूएस बेस्ड एक बीटा एनालिटिक टेस्टिंग लेबोरेटरी के माध्यम से। कार्बन डेटिंग एनालिसिस राइस का और उसके आसपास की जो मिट्टी है उसका किया गया है। ये मिट्टी हमें शिवाकलई में जो एक बरियल अर्न मिला था, वो बर्तन जिसमें लोगों की अस्थियां रखी जाती हैं सदर्न तमिलनाडु में, उसी से हमें ये आइडिया लगा कि ये सिविलाइजेशन इतनी पुरानी है। एनालिसिस में ये भी पता चला कि जो पुरुनई रिवर है, ये कोई दूसरी रिवर नहीं है, थामिराबर्नी नदी का ही दूसरा नाम पुरुनई नदी है। उससे ये क्लियर हुआ कि ये सिविलाइजेशन 1155 BCE के आसपास की है। इस फाइंडिंग से इनकरेज होकर तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो तिरुनोल वैली में एक पुरुनई म्यूजियम बनाएंगे, जिसकी कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए होगी। जो भी एक्सकेवेशन में चीज़ें मिली हैं उन्हें वहाँ रखा जाएगा। इस रिवर की बात करें तो ये एकमात्र इम्पॉर्टेंट और मेजर पेरिनियल रिवर है। पेरिनियल होने का मतलब ये होता है कि साल भर इसमें पानी बहता है। सीजनल होती हैं जो बरसात के मौसम में, और उसके बाद कुछ समय तक पानी रहता है, फिर ख़त्म हो जाता है। पेरिनियल का मतलब होता है कि पूरे साल इसमें पानी रहता है। तो तमिलनाडु की ओनली मेजर पेरिनियल रिवर है ये। राज्य की सबसे छोटी नदी भी है। अगस्त्यार कोडम पीक जो पोथिगई हिल्स में है, वहीं से ये ओरिजिनेट होती है। ये हिल आपको वेस्टर्न घाट में मिलेगी। फर्दर ये गल्फ ऑफ मन्नार में जाकर गिर जाती है। अब जब रास्ते में जा रही होती है तो कुछ एक डिस्ट्रिक्ट मिल जाते हैं इसको, जैसे कि तिरुनेलवेली और थोतुकुडी। तो सोचती है कि चलो इनसे भी गुजर ही लेते हैं, तो इनसे गुजर के ये गल्फ ऑफ मन्नार में गिरती है। आर्टिकल बैटल ऑफ सारागढ़ी के बारे में है। 12 सितंबर 2021 को मार्क किया गया 124th एनिवर्सरी के रूप में, जहां पर हमने बैटल ऑफ सारागढ़ी को याद किया, जिसने बहुत लंबे समय तक आर्मीज को, बुक्स को और फिल्म्स को इंस्पायर किया है। अभी कुछ समय पहले एक मूवी आई थी केसरी, स्टारिंग अक्षय कुमार। ये इसी युद्ध पर, बैटल पर बनाई गई मूवी थी। होपफुली आपने देखी भी होगी। एक बहुत बढ़िया सा प्यारा सा गाना भी था उसमें। देखिए, ये कुछ बहुत ही बेहतरीन ऐसी बैटल्स में से है जिसमें सोल्जर्स ने अपने अंतिम समय तक लड़ाई लड़ी। 1897 में ये बैटल हुई थी ब्रिटिश इंडियन कॉन्टिजेंट के बीच में, जिसमें केवल 21 सिख सोल्जर्स थे। वो 36th सिख बटालियन से बिलोंग करते थे और अपोजिशन में थे 10,000 से 12,000 अफगान ट्राइब्समैन। अब उनका देखिए जो टारगेट था, अगर आप इस
युद्ध की या इस बैटल की इंपॉर्टेंस की बात करें, युद्ध नहीं कहेंगे, बैटल ही कहेंगे। एक्चुअली में बैटल ऑफ सारागढ़ी में ये जो सारागढ़ी का फोर्ट था, ये एक कम्युनिकेशन पॉइंट हुआ करता था, जो गुलिस्तान फोर्ट है उसके और फोर्ट लॉकहार्ट के बीच में, लॉकहार्ट के बीच में। ये आप मैप में देख सकते हैं इनकी लोकेशन, तो ये इसके बिल्कुल सेंटर में था। तो अफगान्स का प्लान ये था कि अगर वो इसे कैप्चर कर पाए तो ये इन दोनों फोर्ट्स के बीच का कम्युनिकेशन ब्रेक कर सकते हैं और बाकी उन्हें भी आसानी से कैप्चर कर पाएंगे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, ये तीनों ही फोर्ट्स उस समय प्रेजेंट हुआ करते थे। महाराजा रंजीत सिंह जी के द्वारा इसे बनाया गया था, बाद में ब्रिटिशर्स ने इन्हें रीनेम कर दिया। बैटल ऑफ सारागढ़ी में इन 21 सोल्जर्स ने, जिन्हें लीड किया जा रहा था हवलदार इसर सिंह जी के द्वारा, उन्होंने लगभग 7 घंटे तक इस फोर्ट को होल्ड करके रखा। लगभग 200 अफगान ट्राइब्स को मारा और लगभग 600 को घायल किया। इतना समय काफ़ी था बाकी के 2 फोर्ट्स में जो भी सोल्जर्स थे उनको तैयार करने में और जो भी कैपेसिटी थी उसे रीइंफोर्स करने में। सिग्निफिकेंस यही है कि 21 सोल्जर्स को मरणोपरांत इंडियन ऑर्डर मेरिट से नवाजा गया। ये हाईएस्ट अवार्ड है जो उस समय इंडियन सोल्जर्स को दिया जाता था। वर्तमान के परमवीर चक्र से इनकी तुलना की जा सकती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सुब्रमण्य भारती के बारे में है। अभी ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ने इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की इनकी 100th डेथ सेंटेनरी पर। 11 दिसंबर 1882 में इनका जन्म हुआ था। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में एक कवि थे, फ्रीडम फाइटर थे और सोशल रिफॉर्मर भी थे जो तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। इन्हें लोग प्यार से महाकवि भरतियार के नाम से भी पुकारा करते थे। ये देशभक्ति के ऊपर गीत गाया करते थे, लिखा करते थे, जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट को इंस्पायर करता था तमिलनाडु के रीजन में। इनके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क हैं, जैसे कि कन्नन पट्टू, नीलावुम, वनमनुम, कत्रुम, पांचाली सवातम और कुइल पट्टू। इन्होंने एक अपना वर्क पब्लिश किया था 1908 में सुदेश गीतांगल के नाम से। 1949 में ये पहले ऐसे पोएट बने जिनके काम को नेशनलाइज किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि तमिलनाडु की सरकार के द्वारा। एट दैट टाइम वो जो रीजन था, ये एक सोशल रिफॉर्मर के तौर पर भी याद किए जाते हैं। कास्ट सिस्टम के खिलाफ इन्होंने काफी आवाज उठाई थी। इनका मानना था कि केवल 2 ही कास्ट है, मेन और वुमेन, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके ऊपर सभी लोग बराबर हैं और इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने अपना जो सेक्रेट थ्रेड होता है, जनेऊ, उसे भी उतार दिया था। फर्दर इन्होंने सर्टेन शास्त्रों को भी कंडेम किया, उनकी निंदा की, जो महिलाओं की स्थिति को कमजोर करते थे। इनका मानना था कि ह्यूमन काइंड में इक्वलिटी होनी चाहिए और वो ऐसे लोगों को भी क्रिटिसाइज करते थे जो गीता या वेदों को एक्सप्लेन करते वक्त अपने प्रिजुडाइज को उसमें घुसा देते हैं और फिर उसे अपने हिसाब से एक्सप्लेन करने लगते हैं। वो उन्हें भी क्रिटिसाइज करते थे। ये चाइल्ड मैरिज, डाउरी सिस्टम, इन सब का विरोध करते थे और विडो रिमैरिज को सपोर्ट किया करते थे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल संवत्सरी के बारे में है। अभी इस फेस्टिवल के ओकेशन पे ग्रीट किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा देश के लोगों को। ये एक एनुअल फेस्टिवल है जो कि जैन कम्युनिटी के लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये जो पर्व प्रत्युष्णा होता है उसके आखिरी दिन सेलिब्रेट किया जाता है। जैनिज्म में जो श्वेतांबर सेक्ट के लोग हैं उनके लिए काफी पवित्र त्योहार होता है ये। शुक्ल पंचमी के दिन हर साल इसे कैलेंडर मंथ जो भाद्रपद होता है उसमें सेलिब्रेट किया जाता है। ये समय अगस्त और सितंबर के बीच का समय होता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, इंग्लिश कैलेंडर आप कह लीजिए। जो संवत्सरी है उसे डे ऑफ फॉरगिवनेस के नाम से भी पुकारा जाता है। मतलब इस दिन जो भी जैन कम्युनिटी के लोग हैं वो सभी जीवित प्राणियों के प्रति अपने आप की माफी मांगते हैं कि अगर उन्होंने कोई अपराध किया है जानबूझकर या फिर गलती से भी, तो वो उसके लिए माफी मांगते हैं इस दिन। आर्टिकल राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के बारे में है। हाल ही में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने फाउंडेशन स्टोन रखा है अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए। तो इनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी आप समझ लीजिए। इनका जन्म 1 दिसंबर 1886 में हाथरस में एक रॉयल फैमिली में हुआ था। ये एक फ्रीडम फाइटर थे, सोशल रिफॉर्मर थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर हुआ करते थे जाट कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में इनका काफी ज्यादा प्रभाव हुआ करता था। काफी वेलवर्स थे, जानकार थे। 8 भाषाओं पर इनकी अच्छी कमांड हुआ करती थी, जो डिफरेंट रीजन से बिलोंग करने वाली भाषाएं हुआ करती थी।
अगर आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जो इनका खुद का रेसिडेंस था मथुरा में, उत्तर प्रदेश में, उसे उन्होंने एक टेक्निकल स्कूल में कन्वर्ट कर दिया था, जिसे नाम दिया गया था प्रेम महाविद्यालय। 1909 में ऐसा किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि यह भारत का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज था। इन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट भी इस्टेब्लिश की थी बागे बाबर में, जो कि काबुल में है। वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, 1915 के समय की ये बात की जा रही है। तो कई सारी जगहों पर इस चीज का लाभ उठाने का प्रयास रिवोल्यूशनरीज ने किया था। उनमें से राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी भी एक थे। इन्होंने खुद को इस पूरे रीजन का प्रेसिडेंट और अपने साथी मौलाना बरकतुल्ला जी को प्राइम मिनिस्टर, जो कि भोपाल से बिलोंग करते थे, डिक्लेयर किया इस प्रोविजनल गवर्नमेंट का। यद्यपि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसके बाद इन्हें टारगेट करना स्टार्ट कर दिया तो ये जापान चले गए। 1929 में इन्होंने बर्लिन में वर्ल्ड फेडरेशन लॉन्च किया और 1932 में नोटेबली ध्यान देने वाली बात है कि इन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। यद्यपि मिला नहीं था, लेकिन नॉमिनेट किया गया था, जो कि अपने आप में बड़ी बात होती है। आज़ादी के 1 साल पहले ये भारत लौट आए थे और महात्मा गांधी जी के साथ अपने कामों में वापस से लग गए थे। जब देश आज़ाद हुआ तो इनका झुकाव पंचायती राज को रिवाइव करने में बहुत ज़्यादा था। इन्होंने 1957 में मथुरा से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में लोकसभा का इलेक्शन भी जीता। अलीगढ़ से इनके लिंक की अगर हम बात करें तो आपके दिमाग में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी आएगी। उससे इनका क्या कनेक्शन था? जैसे कि हमें पता है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो पहले मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज हुआ करता था। राजा महेंद्र प्रताप वहां पढ़ने के लिए गए थे, यद्यपि उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया था। यही मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया था। तो ग्रेजुएशन तो उन्होंने वहां पे अपना कंप्लीट नहीं किया था। स्टिल जो एएमयू है वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को अपने बहुत ही प्रोमिनेंट एल्यूमिनीज में से काउंट करता है। एल्यूमिनी वो लोग होते हैं जो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़कर जाते हैं, कुछ बढ़िया करते हैं, वैसे सभी लोग एल्यूमिनी होते हैं, बट जो बढ़िया करते हैं उन्हें कॉलेज याद रखता है। इनकी जो फैमिली थी वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी सर सैयद अहमद खान जी के, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर भी रहे थे। और यही कारण है कि इस यूनिवर्सिटी के लिए इनके परिवार के द्वारा जमीन भी दी गई थी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गुप्ता एरा के टेम्पल के बारे में है, जो उत्तर प्रदेश में अनकवर किया गया है। लास्ट वीक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किया एक एंशिएंट टेम्पल को, जो गुप्ता एरा का बताया जा रहा है, लगभग 5th सेंचुरी का, यानी कि 1500 साल पहले का। उत्तर प्रदेश के एटा डिस्ट्रिक्ट में ये डिस्कवर किया गया। देखिए, बिलसार की ये जो साइट है इसे 1928 में एएसआई ने प्रोटेक्ट किया था। 2 पिलर्स एक्सकेवेट किए गए। वहां पे कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए मिले हैं जो आइडेंटिफाई किया गया है कि कुमार गुप्त वन के बारे में है। गुप्ता डायनेस्टी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक थे। संखलिपि में इसे लिखा गया है। संखलिपि उस समय काफी प्रचलन में हुआ करती थी 5th सेंचुरी एडी के आसपास। गुप्तास पहले ऐसे थे जिन्होंने स्ट्रक्चरल टेम्पल बनाए। ऐसा नहीं कि पहले टेम्पल नहीं बनते थे, लेकिन इसके पहले जो टेम्पल होते थे वो मेजरली रॉक कट होते थे, यानी कि चट्टानों को काट के बनाए जाते थे। पत्थरों को जोड़कर मंदिर बनाने की प्रथा गुप्ता रूलर्स ने शुरू करी। यहां पर जिस राजा का नाम लिया गया है वो है महेंद्रदित्य। हम जानते हैं कि महेंद्रदित्य कुमार गुप्त वन का ही टाइटल था, तो मतलब ये उनके बारे में है। ये वही थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। अश्वमेध यज्ञ एक सैक्रिफाइस रिचुअल होता है जो वैदिक रिलीजन के श्रौत ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है। इसमें राजा यज्ञ करने के बाद एक घोड़ा छोड़ देता है, जिसे रोकने का मतलब उस राजा से युद्ध करना होता है। ऐसा ही एक हॉर्स का एक स्टैचू मिला था जिसमें सिमिलर इंस्क्रिप्शंस हैं। वो लखनऊ के स्टेट म्यूजियम में रखे गए हैं। ये डिस्कवरी काफी इंपॉर्टेंट है। 2 और स्ट्रक्चरल टेम्पल हैं जो गुप्ता एज के हैं, जो हमें अभी तक मिले हैं। एक दशावतार टेम्पल है देवगढ़ का और दूसरा भितरगांव टेम्पल है कानपुर देहात में है। कुमारगुप्त वन की बात करें तो गुप्ता एम्पायर के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे। चंद्रगुप्त सेकेंड के बेटे थे और इनकी माता का नाम ध्रुव देवी था। इनको जो भी एम्पायर इनहेरिटेंस में मिला था उन्होंने लगभग उसे मेंटेन रखा, गुजरात से लेकर बंगाल तक। 5th सेंचुरी में 40 सालों तक इन्होंने शासन किया है। स्कंदगुप्त इनके बेटे और सक्सेसर थे और कहा जाता है कि शक्तिशाली गुप्ता रूलर्स में आखिरी थे। इसके बाद भी और रहे हैं, बट इतने पावरफुल नहीं। कुमारगुप्त वन ने विक्रमादित्य और क्रमादित्य का टाइटल भी एज्यूम किया। देखिए, गुप्ता डायनेस्टी से एक प्रश्न यहां पर है और पूछा गया है कि घंटासाला, कदुरा और चौला उस समय किस चीज के लिए जाने जाते थे। सही जवाब यह है कि ये फॉरेन ट्रेड को हैंडल करने वाले पोर्ट्स हुआ करते थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल किंग शंकर शाह के बारे में है।
यूनियन होम मिनिस्टर ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। ये एक बहुत ही बड़े देशभक्त थे, राजा शंकर शाह और उनके बेटे कुंवर रघुनाथ शाह जी। ये लोग जबलपुर से बिलोंग करते थे, मध्य प्रदेश के। ये जो गढ़ा किंगडम है वहां के राजा हुआ करते थे, मध्य प्रदेश के गोंडवाना रीजन के। ब्रिटिश रूल के दौरान इनका जो एम्पायर था, जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो वो अंग्रेजों के अंडर में था। फिर भी जो अंग्रेज एट्रोसिटीज करते थे ये उससे काफी ज्यादा दुखी रहते थे, और 1857 की क्रांति में इन्होंने लोगों को इंस्पायर करने में एक की रोल प्ले किया और कई सारी पोएट्रीज भी लिखी। जब इस बारे में अंग्रेजों को जानकारी मिली तो अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार किया और मौत की सजा सुना दी। फाइनली 18 सितंबर 1858 को इन्हें मार्टायरडम मिला, शहीदी मिली, जब इन्हें कैनन के मुंह पर बांधकर ब्लो कर दिया गया। यू कैन अंडरस्टैंड कि कितने बड़े सेक्रीफाइसेस किए गए हैं जिनके बारे में हमें जानकारी भी नहीं होती। जबलपुर के जो लोकल्स हैं वो 18 सितंबर को हर साल मार्टायरडम डे के रूप में याद करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कुतुब मीनार के बारे में है। हाल ही में वहां पे कुछ बदलाव किए गए। पहले सीढ़ियां केवल थी, तो वहां पे वुडन रैंप लगाया गया है। कुछ और भी बदलाव किए गए हैं ताकि जो डिसेबल्ड और एल्डरली पीपल हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो। कुतुब मीनार के बारे में आप इतिहास में पढ़ते हैं, ये 5 स्टोरीड रेड सैंडस्टोन टावर है, 72.5 मीटर इसकी हाइट है। मुस्लिम कंकरर्स ने इसे बनाया, किसी एक रूलर ने नहीं बनाया है। शुरुआत यद्यपि कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। फाइनल ट्रम्प, मतलब जब सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हो गया 1192 में, इस्लामिक रूलर्स जीत गए, तो उसी के बाद राजपूत रूलर जो दिल्ली के थे उन्हें हराने के बाद इस मीनार को तैयार किया गया। कुतुब का मतलब विक्ट्री होता है। इसके अतिरिक्त कुवत उल इस्लाम मॉस्क जो पड़ोस में बनाया गया, वहां पर प्रेयर के लिए इस टावर का इस्तेमाल किया जाता था। जो प्रेयर कॉल होती है इस्लाम में, उसके लिए भी इस टावर को यूज किया जाता था। 7 मीटर ऊंचा जो आयरन पिलर ऑफ मेहरौली है वो भी इसी मॉस्क के कोर्टयार्ड में आपको मिल जाएगा, जिसमें आज तक जंग नहीं लगी। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। इसके सराउंडिंग में अलाई दरवाजा गेट भी है जो कि इंडो मुस्लिम आर्ट का एक मास्टरपीस माना जाता है। 1311 में बनाया गया था। कुतुब मीनार बनने में लगभग 75 साल लगे। कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में स्टार्ट करवा दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पूरा समय रहा है इंडिया में वो 1206 से 1210 के बीच में रहा है एज सुल्तान। इल्तुतमिश 1211 से 1236 के बीच में रहा, उसने इसमें बाकी का काम करवाया। 1368 में इसे रिपेयर करवाया गया MBT के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, और बाद में फिरोज शाह तुगलक ने भी इसमें कुछ काम करवाया। सिग्निफिकेंस ये है कि इसे 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में ये बोला था कि सभी टेम्पल्स में जो ट्रस्ट पैसों को एक्यूमुलेट करता है, उसका यूज करता है, उसका ऑडिट किया जाए। तो अभी हाल ही में इस टेम्पल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उनके ऑडिट को 25 ईयर्स के लिए एग्जेम्प्ट किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मजा आया। उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसे तो नहीं होगा, ऑडिट होगा तो सबका होगा और आपका भी होगा। तो उन्होंने मना कर दिया। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये टेम्पल न्यूज में आया। ये है कहाँ? ये थिरुवनंतपुरम में है, जो कि स्टेट कैपिटल है केरला की। वैसे तो कहते हैं कि 8वीं शताब्दी में बनाया गया था, लेकिन शुरू में जब ये बनाया गया था तो लकड़ी का बनाया गया था। इसका जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर आज हमें मिलता है, जो ग्रेनाइट से बनाया गया है, वो 18वीं सेंचुरी बनाया गया था। उस समय जो त्रावणकोर के महाराजा थे मार्तंड वर्मा, उन्होंने इसको बनाया था। अब यहां पर देखिए, ये जो टेम्पल है ये यूनिक चेरा स्टाइल में बनाया गया, मतलब चेरा आर्किटेक्चर यूज किया गया है। भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। भगवान विष्णु यहाँ पे अनंत शयन पोस्चर में दिखते हैं। अनंत एक्चुअली में शेषनाग को कहते हैं। शयन मतलब शयन मुद्रा, सोने वाली मुद्रा। ये पिक्चर आपने देखी होगी अक्सर टेलीविजन वगैरह पे। तो इसी मुद्रा में यहाँ पर भगवान विष्णु हमें दिखते हैं। सिग्निफिकेंस ये है कि ये टेम्पल 108 होली टेम्पल्स में से एक है, जो वैष्णविज्म में काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल शहीद भगत सिंह जी के बारे में है। प्रधानमंत्री ने अभी उन्हें याद किया उनकी जयंती पर 28 सितंबर को। भगत सिंह जी का जन्म 1907 में हुआ था लियालपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। एक सिख परिवार में वो पले बढ़े और उसके बाद पॉलिटिकल एक्टिविटीज में काफी एक्टिव हुए। 1923 में भगत सिंह जी ने नेशनल कॉलेज जो लाहौर का है उसे ज्वाइन कर लिया। इस कॉलेज को रन किया जा रहा था, मैनेज किया जा रहा था लाला लाजपत राय और भाई परमानंद जी के द्वारा मिलकर। इस वजह से भी आप समझ सकते हैं कि लाला लाजपत राय जी से भगत सिंह जी का लगाव निश्चित तौर पर रहा होगा। 1924 में कानपुर में वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर बन गए, जिसे स्टार्ट किया गया था एक साल पहले 1923 में सचिंद्र नाथ सान्याल जी के द्वारा। 1928 में एचआरए को रीनेम किया गया।
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बदलकर नाम रख दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के बदलाव में भगत सिंह जी का एक की रोल था। 1925-26 में, मतलब थोड़ा पहले आई है 1928 के, भगत सिंह जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक मिलिटेंट यंग या यूथ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया, स्टैब्लिश किया, जिसे नाम दिया गया नौजवान भारत सभा। कई बार सिंपली पूछ लिया जाता है कि नौजवान भारत सभा किसका है, तो आपको पता होना चाहिए कि भगत सिंह ने इसे फाउंड किया था। 1927 में फॉर द फर्स्ट टाइम इनको अरेस्ट किया गया काकोरी केस में, काकोरी रॉबरी, जिसमें ट्रेन को लूटा गया था रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को रन करने के लिए, हालांकि वो भारत का ही खजाना था। इसमें एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था एक स्यूडो नाम के साथ, जिसमें नाम दिया गया था विरोधी, जिसका मतलब रेबल होता है। तो भगत सिंह जी के ऊपर आरोप लगाया गया कि ये आपने लिखा है, और इसी के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया। अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता हो कि 1919 में एक कानून आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसमें कहा गया था कि 10 साल बाद इस कानून को रिव्यू किया जाएगा। लेकिन महज उसके 8 साल बाद ही अंग्रेजों ने इसके रिव्यू के लिए कमीशन गठित किया था, जिसे नाम दिया गया था साइमन कमीशन। इसमें टोटल 7 लोग थे, लेकिन सारे के सारे ब्रिटिशर्स ही थे, मतलब ऑल वाइट कमीशन था। इंडियंस की डिमांड थी कि अगर एक कानून को रिव्यू किया जा रहा है जो हमारे ऊपर लागू हुआ है, तो इसमें हमें भी शामिल करिए। उन्होंने शामिल किया नहीं। तो जब साइमन कमीशन इंडिया आया तो साइमन गो बैक के नाम से पूरा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया। इस प्रोटेस्ट को लीड किया जा रहा था लाला लाजपत राय जी के द्वारा, लेकिन टारगेट करके लाठीचार्ज किया गया लाला जी के ऊपर। इस लाठीचार्ज का आदेश ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट जेम्स ए स्कॉट ने दिया था। इसमें टारगेट करके लाला जी के ऊपर लाठियां बरसाई गई, जिसके बाद वो बुरी तरीके से घायल हुए और बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई। इसके बाद रिवोल्यूशनरीज काफी ज्यादा गुस्से में थे और जेम्स ए स्कॉट को जान से मारने का प्लान बनाया गया, लेकिन बाय मिस्टेक जेपी सैंडर्स को मार दिया गया। इस इंसिडेंट को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से पुकारा जाता है, जो 1929 में हुआ। भगत सिंह और बीके दत्त ने मिलकर 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका। ये 2 कानूनों के विरोध में था, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इस बॉम्ब फेंकने का उद्देश्य किसी को जान से मारना या घायल करना नहीं था, इसलिए बॉम्ब को एक खाली जगह पे फेंका गया था और बॉम्ब उतना ही फैटल बनाया गया था कि वो ज्यादा विस्फोट ना करे। इसका उद्देश्य था कि बहरों को सुनाना है और जो वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं उसे सबके सामने लेकर आना है। इसी उद्देश्य से इस बॉम्ब को फेंकने के बाद भगत सिंह और बीके दत्त ने सरेंडर किया और ट्रायल्स को फेस किया ताकि उनका कॉज और ज्यादा प्रमोट हो सके। इस पूरी घटनाक्रम में उन्हें आजीवन कारावास की सजा भी सुना दी गई। यद्यपि भगत सिंह को वापस से अरेस्ट किया गया जेपी सैंडर्स के मर्डर केस में, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में, क्योंकि कुछ रिवोल्यूशनरी जो पकड़े गए थे उनमें से एक ने जेपी सैंडर्स केस में भगत सिंह का नाम ले लिया था। उन्हें इसमें गिल्टी डिक्लेयर किया गया और 23 मार्च 1931 को सुखदेव और राजगुरु जी के साथ फांसी पे लटका दिया गया। मार्च 23 को इसीलिए हम मार्टायर्स डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, ताकि हम अपने फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।